नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मानव जनन और जनन स्वास्थ्य पर आधारित कुछ MCQ के बारे में। ये जो MCQ हैं ये आपके PYQ के आधार पर बनाए गए हैं और साथ साथ में जो नए पैटर्न के अनुसार प्रश्न आ रहे हैं, जो अंदर से किसी टॉपिक के अंदर से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। इस कारण ये जो प्रश्न हैं ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में, पहले MCQ के बारे में। तो पहला MCQ है वो क्या है, देखो कि इसमें यह पूछ रहा है कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, इन सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं। जैसे ही सर्टोली कोशिका का नाम आता है हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि ये नर के वृषण में पाई जाती हैं। और वृषण होता है उसके अंतर्गत पाई जाती हैं शुक्रजनक नलिकाएं। क्या मिलती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। और ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं इनमें आपकी दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया अर्थात शुक्रजनक कोशिकाएं, और एक होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं अर्थात स्पर्म का निर्माण करती हैं। और जो दूसरी कोशिका है जिसे हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका, वो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो उन बनने वाले शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। साथ साथ में उनकी सुरक्षा का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो सर्टोली कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और उन्हें क्या देना होता है? सुरक्षा देना होता है। तो पहले प्रश्न के लिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन, वो हो जाएगा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और सुरक्षा देना। बाकी ये जो ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन का स्राव, टेस्टोस्टेरोन इससे नहीं बनता है, वो बनता है अंतराली कोशिका अर्थात लीडिंग कोशिका से। बाकी LH और FSH, LH और FSH दोनों ही हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनने वाले हार्मोन होते हैं। तो इसके लिए सर्टोली कोशिका का मुख्य कार्य हो गया है शुक्राणुओं को पोषण देना और सुरक्षा प्रदान करना। तो यह हो गया है हमारा पहला प्रश्न। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि मानव अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम का प्रमुख हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? आपको दिमाग में आना चाहिए ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है। आपको जब पढ़ाया गया था तो उस दौरान बताया था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ये कब बनती है? अंडोत्सर्ग के बाद में बनती है, ओव्यूलेशन के बाद में बनती है। जो परिपक्व पुट्टक होता है जिसे हम बोलते हैं ग्राफियन पुट्टक, कौन सा पुट्टक होता है? जिसे हम बोलते हैं ग्राफियन पुट्टक। और इस ग्राफियन पुट्टक में से जब क्या होता है, अंडक बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? अंडक बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या बच जाता है? जो बची हुई संरचना होती है उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम होती है ये एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। और ये कौन सा हार्मोन बनाती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉर्पस ल्यूटियम का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तो इसके लिए आ जाएगा आपका अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम का प्रमुख हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन होता है, यह बनाता है आपका पुट्टक। FSH अभी आपको बताया था पीयूष ग्रंथि बनाती है। और प्रोलेक्टिन हार्मोन है, यह भी कौन बनाती है? पीयूष ग्रंथि ही बनाती है। तो इस प्रकार से ये हो गए हैं आपके दो प्रश्न। और ये दोनों प्रश्न देखकर आपको लग रहे होंगे कि यहां पर जो प्रश्न है वो आपके एकदम ऊपर से भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि आप
उसको देखकर आपका निराशा ही हो जाए कि प्रश्न देखने के बाद में आपको आ ही नहीं रहा है। अगर आपने सही तरीके से इस टॉपिक को पढ़ा है तो आपको ये प्रश्न जरूर आएंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखो भाई, प्रश्न संख्या 3, निषेचन सामान्यतः किस स्थान पर होता है? और यह बात तो मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि निषेचन की प्रक्रिया अर्थात फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है यह आपके गर्भाशय में नहीं होती है, यह अंडवाहिनी में होती है। और अंडवाहिनी के भी कौन से भाग में? अंडवाहिनी के आपका जो इस्तमस होता है और एम्पुला, अंडवाहिनी का जो इस्तमस अर्थात कीपक वाला भाग होता है और जो एम्पुला अर्थात तुम्बक वाला भाग होता है, उनके बीच का जो संधि स्थल होता है वहां पर यह निषेचन की प्रक्रिया होती है, यह संपन्न होती है। कहने का मतलब वहां पर अंडाणु और शुक्राणु होता है, ये आपस में मिलते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, निषेचन सामान्यतः किस स्थान पर होता है? गर्भाशय में नहीं, फिम्ब्रिया में नहीं, एम्पुला और इस्तमस के जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब हो गया संधि स्थल, उसके संधि स्थल पर क्या होता है? निषेचन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया है ऑप्शन सी। बाकी सर्विक्स में नहीं, सर्विक्स का मतलब होता है गर्भाशय ग्रीवा, यहां पर भी निषेचन नहीं होता है। तो यह हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3। अब देखो प्रश्न संख्या 4, चौथा जो प्रश्न है वो क्या है आपका कि ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया अंतःरोपण, और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट हमारे भ्रूण की क्या होती है? एक अवस्था होती है, एम्ब्रियो की एक अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है, मान लो ये भ्रूण है, तो इस भ्रूण में एक कोशिकाओं की बाहर की ओर एक परत बन जाती है और इसके अलावा कोशिकाओं का एक समूह अंदर की ओर बने जाता है। बाहर वाली परत को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इसे कहा जाता है इनर सेल मास। इसे क्या कहा जाता है? इनर सेल मास। तो इस अवस्था को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर्स। और यह होता है, ये इंप्लांट का मतलब अंतःरोपण होता है। कहां पर? गर्भाशय की आंतरिक परत पर। कहां होता है? गर्भाशय की आंतरिक परत, और गर्भाशय की आंतरिक परत का नाम होता है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय में टोटल 3 परत होती हैं। सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, बीच में होती है मायोमेट्रियम और अंदर ही अंदर की तरफ होती है एंडोमेट्रियम। तो उसका इंप्लांटेशन कहां होता है? गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम में। तो देखो, मायोमेट्रियम नहीं, पेरीमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम में क्या होता है? इसका इंप्लांटेशन होता है। कोरियन में भी नहीं, कोरियन तो बाद में बनते। तो ये अभी तक हमने टोटल कितने प्रश्न देख लिए हैं? 4। आप सबको हमारी ये जो प्रश्न है, ये जो एमसीक्यू है, ये कैसे लग रहे हैं? क्या आपको आ रहे हैं? क्या आपको देखकर इनका आंसर सोच पा रहे हैं? अगर सही तो कमेंट में जरूर लिखें, और साथ साथ में अपने जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको भी आप कमेंट में लिखते जाएं। तो देखो, अब देखो हम प्रश्न संख्या देखते हैं 5। देखो भाई, आज के लिए प्रश्न संख्या 5 कि जो शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु में पाया जाता है एक एक्रोसोम, और उस एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है? आपको शुक्राणु की संरचना पढ़ाई थी, शुक्राणु की संरचना, और शुक्राणु की संरचना बताई थी तो 3 भाग बताए थे। एक बताया था उसका शीर्ष, एक बताया था उसका मध्य भाग, एक बताया था इसका पूंछ। हालांकि बीच में ग्रीवा और होती है, उसको करे तो टोटल हो गए 4। तो जो इसका शीर्ष वाला भाग होता है शुक्राणु का, उसमें एक तो होता है आपका केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं भाई? एक्रोसोम। और उस एक्रोसोम में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि निषेचन के समय में अंडाणु की भित्ति को, जिसे हम बोलते हैं जोना पेलिशुडा, क्या बोलते हैं? जोना पेलिशुडा, उसको गलाने का, उसको तोड़ने का कार्य करता है इस एक्रोसोम के एंजाइम।
ये बोल रहा है उसमें प्रमुख एंजाइम कौन सा है, तो उसमें एक एंजाइम है जिसका नाम होता है हाइल्यूरोनिडेज। कौन सा एंजाइम होता है जो एक्रोसोम में मुख्य रूप से पाया जाता है? केवल एक ही एंजाइम नहीं है, और भी एंजाइम है, लेकिन सबसे मुख्य एंजाइम है वो है हाइल्यूरोनिडेज। तो इसमें हो जाएगा हाइल्यूरोनिडेज। बाकी लाइपेज नहीं, ट्रिप्सिन नहीं, एमाइलेज नहीं। एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है मुख्य रूप से। तो टोटल 5 प्रश्न हो गए हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आज के लिए प्रश्न संख्या 6 है कि ओवुलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग को सीधे प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। यह हार्मोन मैं बार बार बताता हूं, जब हमने आर्तव चक्र पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, उस दौरान आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन एकदम से एलएच हार्मोन होता है, वो बढ़ता है, जिसे कहते हैं एलएच सर्ज। क्या कहते हैं भाई? एलएच सर्ज। और जैसे ही एलएच हार्मोन बढ़ता है, वैसे ही ग्राफियन पुट्टक से, किससे? ग्राफियन पुट्टक से ये द्वितीय कंडक होता है, ये बाहर की ओर निकलता है। और ग्राफियन पुट्टक से द्वितीय कंडक का बाहर निकलने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन सबसे मुख्य है इसमें? एलएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एलएच। तो ओवुलेशन को सीधे प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एलएच। ऑप्शन बी, एलएच हार्मोन। बाकी एफएसएच आप जानते ही हो, इसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात पुट्टिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं। तो ये पुट्टिकाओं की वृद्धि करवाता है। प्रोलेक्टिन, ये दूध जो होता है स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन आप सबको पता होना चाहिए कि यह हार्मोन होता है कॉर्पस ल्यूटियम से भी बनता है और प्रेगनेंसी के समय में भी बनता है। इसी कारण प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो यह हो गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा ओव्यूलेशन को सीधे प्रेरित करने वाला हार्मोन एलएच। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 7। मानव में लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? दूध का निर्माण। दूध का निर्माण लैक्टेशन के दौरान, मतलब जब दूध बनता है तो उस दौरान दूध के निष्कासन अर्थात इजेक्शन के लिए, ध्यान से सुनना, कि दूध बन गया और बनने के बाद वो बाहर निकलेगा, तो ये पूछ रहा है कि बाहर निकालने के लिए कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन होता है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि ये पूछता दूध निर्माण के लिए, तब तो आता आपका कौन सा? प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता? प्रोलेक्टिन। लेकिन ये बोल रहा है कि दूध को बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन है, तो वो आपको याद रखना है कि संकुचन करवाने वाला हार्मोन होगा। क्या करवाने वाला? संकुचन। और संकुचन करवाने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दूध के निष्कासन के लिए पूछ रहा है तो प्रोलेक्टिन निर्माण करवाता है भाई, और ऑक्सीटोसिन उसको बाहर निकलवाता है। एस्ट्रोजन और एचसीजी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूध निर्माण पूछता तब प्रोलेक्टिन, दूध का निष्कासन पूछ रहा है अर्थात स्राव पूछ रहा है तो आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 7। अब देखो पूछ रहा है प्रश्न संख्या 8। ये बोल रहा है स्पर्मियोजेनेसिस। देखो एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं हमें स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक वर्ड होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो होता है कि आपकी स्पर्मेटोगोनिया से या शुक्रजनक कोशिका से एक किसका निर्माण? शुक्राणु के निर्माण की पूरी प्रक्रिया, उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया, उसको तो बोलते हैं हम शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस। एक वर्ड है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? हमने उस दौरान आपको बताया भी था कि जब शुक्राणु बनते हैं तो ऐसे गोलाकार बनते हैं। पूरी प्रक्रिया के बाद में कैसे बन गए? गोलाकार।
और इन गोलाकार जो शुक्राणु हैं इनको हम बोलते हैं शुक्राणु प्रशु, मतलब शुक्राणु का पूर्व रूप। शुक्राणु प्रशु या इसे बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड, मतलब शुक्राणु का पूर्व रूप। और ये गोलाकार है, लेकिन शुक्राणु तो गोलाकार नहीं होता। वो तो आपका क्या होता है? एक लंबा संरचना होती है जिसके 3 हिस्से होते हैं। तो वो जो शुक्राणु बन रहा है, जो शुक्राणु बन रहा है, वो शुक्राणु है इन स्पर्मेटिड से बनता है। और स्पर्मेटिड से एक विकसित शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं भाई? शुक्राणु जनन या कायांतरण भी कहते हैं उस प्रक्रिया को। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है आपके शुक्राणु प्रशु अर्थात स्पर्मेटिड से किसका निर्माण? शुक्राणु का निर्माण। तो स्पर्मियोजेनेसिस का अर्थ क्या है? स्पर्मेटोगोनिया का विभाजन नहीं, स्पर्मेटिड अर्थात शुक्राणु प्रशु का किसमें रूपांतरण है? शुक्राणु में रूपांतरण। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। शुक्राणु का निषेचन नहीं, मियोसिस सेकंड नहीं, तो इसके लिए आ जाएगा आपका कौन सा? स्पर्मेटिड का शुक्राणु में रूपांतरण। तो अब तक हमने टोटल कितने प्रश्न देख लिए हैं? 8 प्रश्न देख लिए हैं। कितने प्रश्न है? 8। और ये प्रश्न देखकर हमने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, जनन वाले टॉपिकों को भी, और साथ साथ में जनन स्वास्थ्य से संबंधित आगे कुछ प्रश्न आने वाले हैं। अब देखो आज का प्रश्न संख्या 9। यह तो सिंपल सा प्रश्न है। यह बोल रहा है कि मानव गर्भाशय में दीवार की सही परत का क्रम है। अभी आपको बताया कि गर्भाशय में 3 परत होती हैं। सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, बीच में होती है मायोमेट्रियम, अंदर ही अंदर की तरफ होती है एंडोमेट्रियम। ये 3 परत होती हैं। इनका क्रम हो गया, बता ही दिया। बाहर से चले तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। देख लो भाई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सही ऑप्शन। ये बोल रहा है मायोमेट्रियम गलत, एंडोमेट्रियम गलत, पेरीमेट्रियम फिर एंडोमेट्रियम ये भी गलत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। क्रम तो आपको याद रखना ही रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 10, आज का एमसीक्यू का प्रश्न संख्या 10। और क्या है प्रश्न? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही बोल रहा है, सही वाले को ढूंढना है। देखो पहला दिया है इसने लीडिंग कोशिका और उसके आगे दिया है एफएसएच। अभी आपको बताया कि लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका होती है, वो कौन सा हार्मोन बनाती है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। तो ये तो गलत हो गया, ये तो सुमेलित नहीं है। सर्टोली कोशिका टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन सर्टोली कोशिका थोड़ी बनाती है। पहला प्रश्न ही था उसका, बोला था हमने कि वो क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। तो ये भी हो गया है गलत। लीडिंग कोशिका एंड्रोजन, अभी बताया लीडिंग कोशिका है वो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये सही सुमेलित है। बाकी सर्टोली कोशिका एलएच नहीं भाई, सर्टोली कोशिका एलएच हार्मोन को स्रावित नहीं करती। तो सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए? ऑप्शन सी, लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका से क्या बनता है? एंड्रोजन हार्मोन बनता है, या जिसे टेस्टोस्टेरोन हमें कहते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे 10 प्रश्न। और ये 10 प्रश्न हैं, ये जनन वाले टॉपिक में से लगभग हर टॉपिक में से हमने प्रश्न देख लिए हैं। अब हम देखने वाले हैं आज का प्रश्न संख्या 11। आज के लिए हम प्रश्न संख्या 11 है उसको देखने वाले हैं। देखो इसमें पूछा है कि जोना पेलिशुडा का प्रमुख कार्य है। ये जोना पेलिशुडा होती क्या है? देखो आपको बताया था कि मान लो ये अंडाणु है, ये अंडाणु का केंद्रक है, इसके बाहर की तरफ मतलब द्वितीय कंडक के बाहर की तरफ एक क्या होती है? पारदर्शी परत पाई जाती है। और अन्य कोशिकाएं भी आपकी देखने को मिलती हैं।
लेकिन ये जो पारदर्शी परत होती है जो जस्ट अंडाणु के बाहर की ओर पाई जाती है या द्वितीयक अंडक के बाहर की ओर पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? जोना पेलिशुडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जोना पेलिशुडा। और जब हमने निषेचन की प्रक्रिया पढ़ी थी उस दौरान आपको बताया था कि अंडाणु तो एक ही होता है, शुक्राणु बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे शुक्राणु इस अंडाणु के चारों तरफ जब संपर्क में आते हैं तब बहुत सारे तो इसको निषेचित कर नहीं सकते, केवल एक शुक्राणु निषेचित करेगा। तो जैसे ही एक शुक्राणु इस जोना पेलिशुडा के संपर्क में आता है, उस शुक्राणु से क्या निकलते हैं? एंजाइम। किससे? एक्रोसोम से। और वहां से वो गल जाता है। कौन? जोना पेलिशुडा। और वो शुक्राणु का केंद्र अंदर प्रवेश करे जाता है। अब जैसे ही वो अंदर प्रवेश कर जाता है वैसे ही ये जोना पेलिशुडा होती है, इसमें कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसके कारण से ये परत अपारदर्शी हो जाती है और अब अन्य शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक ही अंडाणु के अंदर बहुत सारे शुक्राणु है वो उसको निषेचित नहीं कर सकते हैं। किसके कारण से? जोना पेलिशुडा के कारण से। अर्थात ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे और स्पर्मी का मतलब हो गया स्पर्म। तो बहुत सारे शुक्राणुओं को इसके संपर्क में आने से रोकता है। तो ये देखो, प्रमुख कार्य पोषण देना नहीं, ये किसको रोकता है? पॉलीस्पर्मी को रोकता है। हार्मोन का स्राव नहीं करती है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण नहीं करती है, ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है। मतलब एक ही अंडाणु में बहुत सारे शुक्राणुओं के प्रवेश की क्रिया को क्या करती है? रोकती है। तो यह हो गया हमारा प्रश्न संख्या 11। और अब यहां हमारा प्रश्न संख्या 12। देखने में तो सिंपल ही लग रहा है कि निषेचन के पश्चात प्रथम क्लीवेज से बनती है। क्या आपको क्लीवेज का पता है? क्लीवेज क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं विदलन। क्या कहते हैं भाई? विदलन। जब निषेचन के बाद की जो भी घटनाक्रम आपको बताया था उस दौरान आपको एक बात बताई थी कि विदलन या क्लीवेज होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। जो किसमें होता है? युग्मनज में। तो युग्मनज में पहली बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा भाई? युग्मनज एक कोशिका है और उसमें पहला समसूत्री विभाजन होगा तो एक से कितनी कोशिका बन जाएंगी? 2। अर्थात प्रथम विदलन से क्या हो गया कि एक कोशिकीय युग्मनज से आपका 2 कोशिकीय क्या बन जाता है? भ्रूण बने जाता है। 2 कोशिकीय क्या बन जाता है? भ्रूण। तो इसमें देख लो, क्लीवेज से, प्रथम क्लीवेज से ब्लास्टुला बनेगा क्या? नहीं। ग्रेस्टुला? नहीं। 2 कोशिकीय अवस्था का क्या बन जाता है? भ्रूण बने जाता है। और मोरुला तो 8 से 16 वाले को बोलते हैं भाई, तो ये नहीं बनेगा। इसके लिए आपको याद रखना है कि प्रथम विदलन से क्या बनेगा? आपका 2 कोशिकीय भ्रूण। नेक्स्ट देखो भाई, और नेक्स्ट है, अब ये हमारे जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। किससे संबंधित हैं? जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित है। और ये कॉपर टी का प्रमुख प्रभाव, ये गर्भ निरोधक की विधि थी जिसे हम IUD कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या कहते हैं भाई? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशयी युक्तियां जो गर्भ निरोध के रूप में कार्य करती हैं, प्रेगनेंसी से बचाती हैं। और IUD के रूप में आपके कॉपर टी काम में लिया जाता है। यह बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि कॉपर टी का प्रमुख प्रभाव है। देखो कॉपर टी है, उससे क्या मुक्त होता है? कॉपर आयन। क्या मुक्त होता है? कॉपर आयन गर्भाशय के अंदर। अब गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन मुक्त हो रहे हैं। अब जैसे ही शुक्राणु गर्भाशय के अंदर जाते हैं, जैसे ही शुक्राणु होते हैं ये गर्भाशय के अंदर जाते हैं, ये कॉपर आयन क्या करते हैं? उन शुक्राणुओं को क्या कर देते हैं? गतिशील कम कर देते हैं। उनकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं? कम। और जैसे ही वो कम क्रियाशील हुए वो अंडाणु के पास नहीं पहुंचे पाते और इस प्रकार से निषेचन की क्रिया रुक जाती है। तो कॉपर टी होता है, वो करता क्या है? इन शुक्राणुओं की क्रियाशीलता को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो देखो कॉपर टी का प्रमुख प्रभाव, ओव्यूलेशन को रोकता है क्या? अंडोत्सर्ग को? नहीं। सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करना? नहीं। ये
पिल्स करती हैं ऐसा, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो ऐसा करती हैं, वो ओव्यूलेशन को भी रोकती हैं, सर्वाइकल म्यूकस को भी गाढ़ा करती हैं, शुक्राणु की गतिशीलता में कम करना, ऐसा आपकी पिल्स भी करती हैं, और ये कॉपर आयन तो करता ही करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये क्या करता है, कॉपर आयन होता है वो शुक्राणुओं की गतिशीलता में क्या ले देता है, कमी ला देता है, उनको कम क्रियाशील कर देता है, और इस प्रकार से निषेचन होने से बचे जाता है। बाकी एलएच के स्राव को रोकना नहीं। तो ये हो गए हैं हमारे प्रश्न संख्या 13। अब देखो प्रश्न संख्या 14। ये बोल रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। एमटीपी का मतलब क्या हो गया, इसे हिंदी में बोलते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन। मान लो कोई महिला है, उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अब क्या, तो उसका चिकित्सकीय रूप से, मेडिकल के रूप से उस प्रेगनेंसी को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एमटीपी करवाना सबसे अधिक सुरक्षित कब रहता है, प्रथम तिमाही में। पहले 3 महीने में एमटीपी करवाना सबसे अधिक सुरक्षित होता है। प्रथम तिमाही मतलब पहले 3 महीने, और सप्ताह गिने तो 1 महीने में लगभग 4 सप्ताह, तो 3 महीने में हो गए हैं 12 सप्ताह। तो 12 सप्ताह में एमटीपी करवाना अधिक सुरक्षित होता है। तो इसमें 4 सप्ताह नहीं, 8 सप्ताह नहीं, सबसे सुरक्षित होता है 12 सप्ताह तक, तिमाही तक, 3 महीने तक। बाकी 24 सप्ताह तक नहीं। तो इसमें आ जाएगा या तो 3 माह देख लो, या प्रथम तिमाही देख लो, या फिर 12 सप्ताह देख लो। इसके बाद में देखो भाई, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु जनित नहीं है। यौन संचारित रोग जब भी आपको बताए थे उस दौरान हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की थी। कुछ यौन संचारित रोग बैक्टीरिया से होते हैं अर्थात जीवाणु से, कुछ होते हैं वायरस से, और कुछ होते हैं प्रोटोजोआ से। तो इन 4 में से कौन सा जीवाणु के द्वारा नहीं होता, देखो सिफिलिस, ये तो जीवाणु से होता है, ट्रेपेनोमा पेलिडम। कौन से जीवाणु से होता है, ट्रेपेनोमा पेलिडम। गोनोरिया, ये गोनोरिया भी किससे होता है, जीवाणु से जिसका नाम होता है आपका नाइजेरिया गोनेरियाई, नाइजेरिया गोनेरियाई। तो ये भी हो गया। जेनाइटल हर्पीज होता है, हर्पीज एक वायरस से होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस HSV सेकंड होता है, उससे ये होता है। बाकी क्लेमाइडिया, ये भी क्लेमाइडिया नामक क्या होता है, जीवाणु से ही होता है। तो इन चारों में से HSV सेकंड है, ये किससे होता है, वायरस से होता है, अर्थात हर्पीज किससे होता है, वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता है। नेक्स्ट देखो भाई, आईवीएफ में निषेचन कराया जाता है। आईवीएफ का मतलब हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर में ना होकर बाहर प्रयोगशाला में करवाई जाती है। कहां करवाई जाती है, प्रयोगशाला में, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है आईवीएफ। तो आईवीएफ में निषेचन शरीर के अंदर ना होकर कहां होता है, प्रयोगशाला में होता है। तो यही तो पूछ रहा है कि आईवीएफ में निषेचन कराया जाता है, गर्भाशय में नहीं, फेलोपियन ट्यूब में नहीं, सर्विक्स में नहीं, शरीर में तो होगा ही नहीं, कहां होगा, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में, शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचन होता है। तो ये हो गए 16 प्रश्न। कुछ प्रश्न और देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट देखो भाई, 17वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अभी आपको पता है कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ आपके वायरस से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से। तो जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है उसमें आपको बताया था ट्राइकोमोनास्ता। कौन सा रोग है, ट्राइकोमोनास्ता। वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग होता है। तो देख लो इसमें, सिफिलिस बैक्टीरिया के द्वारा,
ट्राइकोमोनास्ता या ट्राइकोमोनियासिस ये किससे होता है? आपके प्रोटोजोआ से। गोनोरिया बैक्टीरिया से, हर्पीज वायरस से। तो प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा आ गया है? ट्राइकोमोनास्ता या ट्राइकोमोनोसिस। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? सही पूछ रहा है संयोजन। देखो HPL, HPL का मतलब होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटा से स्रावित होने वाला एक क्या है? हार्मोन। क्या यह भ्रूण का संरक्षण करता है? नहीं। लैक्टोजन का मतलब हो गया दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? दूध निर्माण को प्रेरित करता है। तो यह तो सही नहीं है। HCG, HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और ये HCG होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या करता है? संरक्षण करता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन है वो हार्मोन स्रावित होता रहे। और प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सही हो गया HCG वाला। बाकी ऑक्सीटोसिन दूध का निर्माण नहीं करता है भाई। प्रोलैक्टिन ये करता है दूध निर्माण। इसके आगे लिख दिया गर्भाशय का संकुचन नहीं, उल्टा कर दिया एक दूसरे को। तो सही हो जाएगा HCG है वो किसका संरक्षण करता है? कॉर्पस ल्यूटियम का संरक्षण करता है। तो ये सब कुछ हो गया, 18 प्रश्न हो गए। और अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 19। और ये प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 19 देखो भाई। 19, मानव शुक्राणु की गतिशीलता मुख्यतः किस संरचना से संबंधित है? शुक्राणु गतिशील क्यों होता है? तो देखो शुक्राणु के कौन कौन से हिस्से होते हैं? सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। और आपको बताया था पूंछ में पाया जाता है एक फ्लैजिला। पूंछ में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला अर्थात कशाभ। और इसी के कारण शुक्राणु क्या होता है? गतिशील होता है। तो वो फ्लैजिला होता है वो पूंछ में है। इस कारण शुक्राणु किसके कारण गतिशील होता है? पूंछ के कारण गतिशील होता है। तो गतिशीलता पूंछ से आती है, सिर से नहीं आती, एक्रोसोम से नहीं आती, मध्य खंड से नहीं आती। किससे आती है? पूंछ से आती है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, यह पूछ रहा है भ्रूण स्थानांतरण मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर में 8 ब्लास्टोमियर हैं, मतलब 8 कोशिकाएं हैं। भ्रूण में कितनी कोशिकाएं हैं? 8। तो इस अवस्था का स्थानांतरण उपयुक्त माना जाता है। कहां करना चाहिए? मान लो भ्रूण 8 कोशिकीय ही है, इसको गर्भाशय में अंतः स्थापित करना चाहिए या कहां पर स्थानांतरित? आपकी फेलोपियन ट्यूब में। तो देखो 8 तक होता है तो उसको ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ZIFT अर्थात जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं। और यदि ये 8 से अधिक होता तो इसका सीधा ट्रांसफर कहां करते? गर्भाशय में, जिसे हम बोलते हैं IUT इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। तो ये पूछ रहा है 8 तक है, तब कहां करे? तो गर्भाशय में थोड़ी करेंगे, नहीं, कहां करेंगे? उसे करेंगे फेलोपियन ट्यूब में। तो ये बोल रहा है किस अवस्था कहां करना चाहिए? गर्भाशय में नहीं, अंडाशय में नहीं, कहां करेंगे? फेलोपियन ट्यूब में। और सर्विक्स में भी नहीं। तो ये हो गए हैं हमारे 20 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न हो गए हैं? 20। और ये 20 प्रश्न आप सबने देखे होंगे। यहां पर हमने मानव जनन और जनन स्वास्थ्य के लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई टॉपिक छूट गया है तो वहां से आप उसको और देख सकते हैं। और यदि आपको उससे संबंधित कुछ प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, हम उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप सबको हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।